नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी इजराइल पर हुए हमले के ताजा स्थिति की, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 23वीं बैठक की, ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार चेंग ले की रिहाई की और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के नाटो देशों से की गई अपील की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इजरायली सेना हमास आतंकियों के खिलाफ बड़े जमीनी हमले के लिए तैयार। गजा के एकमात्र पावर स्टेशन में खत्म हुआ ईंधन। लेबनान इजराइल सीमा पर युद्ध की आशंका गहराई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला। आधुनिक हथियार से लैस अमेरिकी विमान पहुंचा इजराइल। अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत गेराल्ड आर फोर्ड पहुंचा इजराइल। रूस और तुर्की ने गजा में मानवाधिकार हनन पर जताई चिंता। इजराइल से विदेशी नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कई देशों ने अपने अभियान में लाई तेजी। इजराइल फिलिस्तीन के ताजा घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। श्रीलंका में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक में लिया हिस्सा। मजबूत हिंद महासागर समुदाय बनाने को बताया भारत की प्राथमिकता। कहा पड़ोसी प्रथम नीति को लेकर भारत प्रतिबद्ध। नाटो ने यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की आपूर्ति का दिया भरोसा। अमेरिका ने सदस्य देशों से कीव को जल्द वायु रक्षा प्रणाली भेजने का किया आह्वान। नाटो प्रमुख का रूस को चेतावनी। कहा बाल्टिक सागर पाइपलाइन को जानबूझकर क्षति पहुंचाया गया तो नाटो देगा करारा जवाब। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। हमास के हमले के बाद अब 23 लाख की आबादी वाले गजा पट्टी में इजराइल की वायुसेना के जवाबी हमले में अभी तक 900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 4,500 से अधिक लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इजरायली नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाते हुए हमास ने भी कई ड्रोन दागे, जिससे भारी क्षति पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध का 5वां दिन। हर बीते दिन के साथ दोनों देशों के बीच जंग और खौफनाक होती जा रही है। इजराइल में घुसकर जहां हमास के आतंकी कई निर्दोष इजरायलियों की हत्या कर दी, वहीं इजरायली सेना ने पलटवार कर गजा पट्टी में आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने में जुटे हुए हैं। यूं तो इजराइल दावा कर रहा है कि रॉकेट और बम से सिर्फ हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें आम लोग भी चपेट में आ रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच जारी जंग का अंत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। 23 लाख की आबादी वाले गजा पट्टी में इजराइल की वायुसेना के जवाबी हमले में अब तक 900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 4,500 से अधिक लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल के हवाई हमलों में गजा में स्थित विश्वविद्यालय परिसर को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने शनिवार से अब तक गजा पट्टी में 2000 से अधिक हमास के ठिकानों पर निशाना साधा है, जहां हथियारों का जखीरा जमा करके रखा गया था। दरअसल इजराइल द्वारा गजा की पूर्ण घेराबंदी के बाद से भोजन, पानी, ईंधन और जरूरी सामानों की सप्लाई भी पूरी तरह से ठप कर दी गई है। गजा में इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि हमास के हमले में इजराइल के लगभग 1000 से अधिक लोगों की भी मौत हुई है। युद्ध के बाद गजा की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मानवीय कार्य में लगे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के पास अब अगले 12 दिनों के लिए ही भोजन और पानी की आपूर्ति बची है। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के मुताबिक गजा स्थित स्कूलों में शरण लेने वालों की संख्या बढ़कर करीब 2 लाख पहुंच गई है।
हमारे पास आपातकालीन स्टॉक अब कुछ ही दिनों के लिए बची है। जो चीजें हमारे पास पहले दान में आ रही थी वो भी अब आना बंद हो चुका है। ऐसे में हमें मानवीय सहायता उपलब्ध कराना मुश्किल होगी। हालांकि जवाबी कार्रवाई हमास की तरफ से भी की जा रही है। इजरायली नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाते हुए हमास ने कई ड्रोन दागे जिससे भारी क्षति पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बहरहाल इजरायली सेना के खिलाफ हमास और उससे हमदर्दी रखने वाले संगठनों ने मोर्चा खोलते हुए उत्तरी क्षेत्र में लिबनान और सीरिया की तरफ से हमले किए गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक पड़ोसी देश लिबनान की तरफ से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उनके इलाकों पर दागी गई, जिसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। आतंकी समूह के ठिकानों के खिलाफ इजराइल की जवाबी बमबारी में हिजबुल्लाह के कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और वहीं इजराइल पर हमला करना हमास के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने गजा पट्टी पर बड़ी तबाही मचाई है। जंग जारी है और दोनों ओर से रॉकेट बम और गोलियां लगातार चल रही हैं। साथ ही इजराइल के हमले को पश्चिमी देशों ने जिस तरह समर्थन देना शुरू किया, उससे जंग के और खौफनाक होने की आशंका बढ़ गई है। आइए देखते हैं इस युद्ध से बाकी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है और इजराइल के समर्थन में कौन से देश आगे आए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग की शुरुआत गजा की तरफ से दागे गए 5000 रॉकेट और अनगिनत हमास आतंकियों की घुसपैठ के साथ शुरू हुई थी, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री की जवाबी कार्रवाई ने हमास की नींव हिला दी। इतना ही नहीं, इजराइल के हमले को पश्चिमी देशों ने जिस तरह समर्थन देना शुरू किया, उससे जंग के और खौफनाक होने की आशंका बढ़ गई है। सबसे पहले अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में आधुनिक हथियार के साथ अपनी सेना को मैदान में उतार दिया। अमेरिका ने युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट के साथ जो मदद इजराइल को भेजी है, उसमें लड़ाकू विमानों के 8 स्क्वाड्रन्स और क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस नॉर्मंडी शामिल हैं। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट अमेरिकी नौसेना का सबसे नया और सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो लगभग 5000 नौसैनिकों और युद्धक विमानों के डेक के साथ इजरायली तट पर अपनी ताकत दिखाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी हमले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिक हथियारों को हमास तक पहुंचने से रोकने के साथ साथ समुद्र की निगरानी भी करेगा। हमास द्वारा किए गए हमलों की स्थिति से लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। हम अपने इजरायली सहयोगियों के साथ निकट संपर्क में रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनके साथ अपने देश की रक्षा के लिए आवश्यक सभी चीजों की कमी न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल में हमास के हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ इस जंग में वे पूरी तरह पीएम नेतन्याहू के साथ हैं। इजराइल पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य देशों को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि इजराइल को समर्थन देने के लिए अमेरिका अपना दूसरा जंगी बेड़ा भी जल्दी इजराइल भेजने पर विचार कर रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल के पास अपने नागरिकों की देखभाल करने और खुद की रक्षा करने के लिए आवश्यक हथियार हों, ताकि हमास के विभत्स हमले का जवाब दे सकें। आतंकवाद का कोई औचित्य, कोई बहाना नहीं है। मानवता को बचाने के लिए निर्दोष जीवन की क्षति हृदय विदारक है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर एक बार फिर इजराइल युद्ध को और भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका अब हथियार और अपने सैनिकों को वहां भेजकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। वहाँ ऐसे लोग हैं जो अब किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। यह समस्या को हल करने का तरीका नहीं है। समझौता समाधान तलाशने की जरूरत है। बेशक इस तरह की कार्रवाइयाँ स्थिति को भड़का रही हैं। उधर इजराइल द्वारा गजा पट्टी में बिजली, पानी और भोजन की सुविधाओं की आपूर्ति को रोकने पर तुर्की ने सवाल उठाए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान ने पूछा कि इजराइल दुनिया के सामने किस तरह के मानवाधिकार को पेश कर रहा है। जहां नागरिक रहते हैं वहां बमबारी करना, लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से रोकना नरसंहार के समान है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में आप पानी की आपूर्ति में कटौती नहीं कर सकते।
गजा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकारों की याद दिलाने पर इजराइल ने भी पलटवार करते हुए अर्दोआन से पूछा कि उनके नागरिकों के अधिकारों का क्या होगा, जिसे हमास ने नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि गजा पट्टी में इजराइल द्वारा की गई घेरेबंदी पर संयुक्त राष्ट्र ने भी सवाल उठाया है। गाजा में कोई भी सुरक्षित नहीं है। स्पष्ट निर्देशों या सुरक्षित मार्गों के बिना यह जनता के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भी चिंता का विषय है। स्पष्ट निर्देशों की कमी से अधिक तबाही और नागरिक क्षति हो सकती है, खासकर तब जब हम हवाई हमलों में तेजी देख रहे हैं। बहरहाल यूरोपीय संघ ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने 1 मिनट का मौन रखकर हमास के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में इजरायली राष्ट्रगान बजाया। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में भीड़ के साथ यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के अलावा कई सदस्य देश मौजूद थे, जिन्होंने हमास के हमले की निंदा करते हुए इजरायल के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई। और वहीं इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर स्थिति पर नजर रखने के साथ साथ जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के ताज़ा हालात को लेकर विदेश मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर और ईमेल भी जारी किया है। और वहीं इसके अलावा तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की है, जिन पर जारी नंबर और ईमेल के जरिए संपर्क किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कानून के अनुरूप समुद्री सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर बल दिया है। बैठक में भारत को IORA के सह अध्यक्ष के लिए भी नामित किया गया। इसका पदभार भारत ने संभाल लिया। 2 साल बाद 2025 में अगले 2 साल के लिए भारत अध्यक्ष बनेगा। कोलंबो में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक हुई। भारत को IORA के सह अध्यक्ष के लिए नामित किया गया। इसका पदभार भारत ने संभाल लिया। 2 साल बाद साल 2025 में अगले 2 साल के लिए भारत अध्यक्ष बनेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर समुदाय का निर्माण करने की भारत की प्राथमिकता पर बल दिया। उन्होंने आपसी सहयोग बढ़ाने, सुरक्षित, स्वतंत्र और समृद्ध क्षेत्र की अहमियत पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने बताया कि सागर और नेबरहुड फर्स्ट के जरिए भारत सहयोग में विश्वास करता है। India's commitment to the well-being and progress of nations of the Indian Ocean, including as first responder and a net security provider, is based on our neighborhood first policy, on the Sagar outlook, on our approach to the extended neighborhood as well. It also draws on our broader vision of an Indo-Pacific that is built on a rules-based international order, rule of law, sustainable and transparent infrastructure investment, freedom of navigation and overflight, and sincere respect for sovereignty and territorial integrity. भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की मुखर आवाज बनने के साथ ही एक विश्व मित्र की तरह भी सदस्य देशों की वित्तीय, कानूनी और संस्थाओं की समृद्धि को लेकर प्रतिबद्धता जताई। दरअसल हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना साल 1997 में की गई थी। संगठन में अभी 23 सदस्य और जबकि 11 वार्ता साझेदार देश हैं। अफ्रीकी महाद्वीप, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी एशिया के देश इसके सदस्य हैं। IORA की 23वीं बैठक में 16 देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जबकि वार्ता साझेदार देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। श्रीलंका की अध्यक्षता में 6 विषयों को प्रमुखता दी गई, जिसमें व्यापार और निवेश, सुरक्षित समुद्री नौवहन, मत्स्य और आपदा प्रबंधन के साथ ब्लू इकोनॉमी को शामिल किया गया है। As the Vice Chair of IORA, India will work on consolidating and streamlining efforts to promote cooperation in the realms of the 6 priority areas and the 2 cross-cutting themes of the IORA, with particular emphasis on maritime safety and security and the blue economy. कोलंबो में हुई बैठक में मलेशिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और जापान के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और उधर चीन में जासूसी के जुर्म में दोषी ठहराई गई चीनी ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार चेंग लेई को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के दबाव में समय से पहले रिहा करना पड़ा। रिहाई से कुछ महीने पहले चेंग लेई ने एक पत्र लिखा था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मामले पर संज्ञान लेते हुए चीनी सरकार पर उनकी रिहाई के लिए दबाव बनाया। पेश है एक खास रिपोर्ट। आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई सरकार के दबाव में चीन की कैद में पत्रकार चेंग लेई को समय से पहले रिहा करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई मूल की पत्रकार चेंग पर विदेशों में अवैध रूप से चीन की गोपनीय सूचना को अपने देश भेजने का आरोप था। चीन ने मुकदमा चलाते हुए चेंग लेई को 3 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल 48 वर्षीय चेंग लेई चीन सरकार के अंग्रेजी भाषा टीवी स्टेशन CGTN के लिए बतौर बिजनेस रिपोर्टर के लिए काम कर रही थी। 13 अगस्त 2020 को उन्हें उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया था। उन पर लगे आरोपों को चीन की राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने जांच के दौरान सही पाया। अपने जुर्म के लिए उन्होंने 2 साल और 11 महीनों की सजा काट चुकी थी। चेंग लेई पर अवैध रूप से राज्य की गोपनीय जानकारी को देश से बाहर भेजने के आरोप थे। उन्हें 2 साल और 11 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। सजा पूरी होने पर चेंग लेई को बीजिंग नगर राज्य सुरक्षा ब्यूरो द्वारा कानून के अनुसार निर्वासित किया गया। रिहाई से कुछ महीने पहले चेंग ने जेल से ही अपने रिश्तेदार को एक मार्मिक खत लिखा, जिसमें उसने चीन की जेल में दी जा रही यातना का जिक्र किया था। पत्र के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मामले पर संज्ञान लेते हुए चीनी सरकार पर उनकी रिहाई के लिए दबाव बनाया। चीन में जन्मी चेंग ली के अपने परिवार के साथ 10 की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जा बसी। 2012 में CGTN में शामिल होने के बाद वो चीन लौटी। चीन और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में जो बर्फ कोरोना महामारी के दौरान जम गई थी, उसके पिघलने की शुरुआत हो गई है। महामारी के समय जौ, कोयला और लकड़ी जैसे ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी थी। इस साल की शुरुआत में उन अवरोधों को हटाया गया जो इन दोनों देशों के बदलते कूटनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है। चेंग लेई की घर वापसी का ऑस्ट्रेलियाई सरकार लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उनकी घर वापसी पर न केवल उनके परिवार और दोस्तों द्वारा बल्कि सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद जब चेंग ली अपने बच्चों से मिली, ये पल उनके लिए अनोखा था। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने उनका स्वागत हवाई अड्डे पर किया। आलोचक आरोप लगाते हैं कि चीन लंबे समय से कैदियों के जरिए राजनीतिक सौदेबाजी को अंजाम देता है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक यांग हेंगजुन आज भी चीन की गिरफ्त से रिहाई की बाट जोड़ रहे हैं। 2019 में उन्हें जासूसी के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। 2021 से उनके मामले की सुनवाई चल रही है, पर अब तक उन पर आरोप तय नहीं हुए हैं। और उधर इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान अब विभिन्न देशों के नागरिक वहां फंसे हुए हैं। ब्राजील ने करीब 211 नागरिकों के साथ पहले जत्थे को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। वहीं स्पेन ने अपने 500 नागरिकों को लाने के लिए 2 सैन्य विमानों को इजराइल भेजा था। पहला विमान 200 से अधिक स्पेनी नागरिकों को देश वापस लेकर आ चुका है। दक्षिण कोरिया के इंचियोन हवाई अड्डे पर लगभग 200 नागरिकों को लेकर एक विमान आया। साइप्रस के लारनाका हवाई अड्डे पर सैन्य हवाई जहाज से कई देशों के नागरिक सुरक्षित साइप्रस पहुंचे और इसी के साथ साइप्रस ने एस्टिया स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत यूरोपीय संघ और अन्य देशों से आने वाले नागरिकों के लिए अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था की जाएगी। और आइए अब बात करते हैं यूरोप की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस लड़ाई को लंबा समय हो गया है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो देशों से अपील की है कि रूस से लड़ाई के लिए वे सभी मिलकर यूक्रेन की मदद करें। दरअसल ब्रसेल्स में आयोजित नाटो देशों की बैठक में राष्ट्रपति जेलेंस्की पहली बार शामिल होकर अपने लिए और अधिक सैन्य सहायता की उन्होंने वकालत की। क्या है ताज़ा स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 1.5 साल से अधिक वक्त हो चुका है, लेकिन दोनों पक्षों में कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं। पूर्वी यूक्रेन जहां लगातार रूसी मिसाइलों के जद में आता रहा, वहीं यूक्रेन भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहा।
आगामी सर्दी के मौसम को देखते हुए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से जंग के लिए अत्याधुनिक हथियार की मांग तेज कर दी है। हालांकि यूक्रेन को अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि कीव को दी जा रही लगातार मदद को लेकर अमेरिकी संसदों के बीच विरोध के स्वर और तेज हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने राजनीतिक गहमागहमी के बीच यूक्रेन के लिए नए वित्तीय पोषण की मंजूरी पर रोक लगा दी है। इसलिए ब्रसेल्स में आयोजित नाटो देशों की बैठक में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहली बार शामिल होकर अपने लिए और अधिक सैन्य सहायता की व्यक्तिगत वकालत करते नजर आए। आज कोई ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अभी कितने दिन तक हमें अपनी आज़ादी और अपनी पहचान की रक्षा करनी होगी। नाटो के मुख्यालय में आयोजित बैठक में ज़ेलेंस्की ने इजरायल युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि यूक्रेन इस तरह की त्रासदी को समझता है, इसलिए उसे रूस को अपने देश से बाहर करने के लिए वायु रक्षा प्रणाली और लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइली प्रणाली की जरूरत होगी। कीव की जरूरत को पूरा करने का आश्वासन देते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि सहयोगी देश जल्द ही यूक्रेन को अतिरिक्त हथियारों की आपूर्ति करेंगे, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली भी शामिल होगी। मेरी नज़र में ऊर्जा अभी भी वहाँ है। मैं उन्हें फिर से आश्वस्त करूंगा कि हमारी इसके प्रति प्रतिबद्धता बरकरार है। बैठक से इतर अमेरिका द्वारा यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की बैठक भी आयोजित की गई। दरअसल यह बैठक तब हो रही है जब यूक्रेन अपने सैनिकों को खराब मौसम आने से पहले रूसी सेना से जमीन हासिल करने में मदद करने के लिए और अधिक हथियार की मांग कर रहा है। संपर्क समूह कीव के लिए हथियारों, उपकरणों और प्रशिक्षण संबंधी सहायता जुटाने का मुख्य मंच है। कीव को गठबंधन के करीब लाने के प्रयासों के तहत जुलाई में औपचारिक रूप से इस मंच की स्थापना की गई थी, जो नाटो और कीव को सामान्य हितों वाले मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने पेरिस के नजदीक सफरान इंजन निर्माण प्रतिष्ठान का दौरा किया। भारत और फ्रांस ने हाल ही में सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाया था। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित गहरे और विस्तृत द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं। और आइए अब बात करते हैं अफ्रीका की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण माराकेच मोरक्को में IMF की वार्षिक बैठक के दौरान एक अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा आयोजित गोलमेज बैठक में भी शिरकत उन्होंने की। IMF नीति प्राथमिकताएं और संस्थान अपनी सदस्यता का समर्थन कैसे करे विषय चर्चा के दौरान उन्होंने गरीबी दूर करने की दिशा में पर्याप्त धन मुहैया कराने, ऋण की उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रशासन में रिफॉर्म को लेकर बात की। भारत द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के तहत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षवाद के महत्व पर जोर दिए जाने की बात को दोहराया। और अब बात विश्व संस्कृति की। समय बदलने के साथ दुनिया में तमाम बड़े बदलाव होते नजर आ रहे हैं। हाईटेक इनोवेशंस ने दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रोबोटिक्स की दुनिया भी उन्हीं में से एक है। रोबोट की बात करें तो टोक्यो स्थित स्टार्टअप सुबेम इंडस्ट्रीज ने 4.5 मीटर लंबा 4 पहियों वाला गुंडम रोबोट विकसित किया है, जो $3 मिलियन में आपका हो सकता है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। रोबोट और एनिमे प्रशंसकों के पास अब एक ऐसी मशीन खरीदने और संचालन करने का मौका है जो बिल्कुल लोकप्रिय जापानी एनिमेशन श्रृंखला के मोबाइल सूट गुंडम जैसा दिखता है। रोबोट की बात करें तो टोक्यो स्थित स्टार्टअप तुसबेम इंडस्ट्रीज ने 4.5 मीटर लंबा 4 पहियों वाला रोबोट विकसित किया है। ये $3 मिलियन में आपका भी हो सकता है। ARCHAX नामक रोबोट में कॉकपिट मॉनिटर है, जो बाहरी हिस्से पर लगे कैमरों से छवियां प्राप्त कर सकता है। जब वे रोबोट की भुजाओं और हाथों को घुमाते हैं तो वहां रोबोट के अंदर बैठे मॉनिटर पायलट पूरा दृश्य देते हैं। $3 मिलियन की लागत वाले 3.5 टन के रोबोट का जापान मोबिलिटी शो में अनावरण होने की उम्मीद है।
इसे बनाने का प्रारंभिक कारण यह था कि मैं एक नया वाहन बनाना चाहता था। साथ ही जापान एनिमेशन, गेम, रोबोट और ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि यह बहुत ही अच्छा होगा अगर मैं एक ऐसा उत्पाद बना सकूं जो इन सभी चीजों में खरा उतरे और कहे कि यह जापान है। दरअसल 25 वर्षीय सीईओ रियो योशिदा दुनिया भर में मौजूद एनीमे प्रशंसकों के लिए गुंडम रोबोट उपलब्ध कराने की सोच रहे हैं। दरअसल 25 वर्षीय सीईओ रियो योशिदा ने दुनिया भर में मौजूद एनीमे प्रशंसकों के लिए गुंडम रोबोट उपलब्ध कराने की सोची है, जो उन्हें मौजूदा तकनीक का अधिकतम लाभ उठाने का मौका देगी। दरअसल योशिदा को कम उम्र में ही विनिर्माण में रुचि हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने दादा के लोहे के कारखाने में वेल्डिंग करना सीखा और ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जापान ही नहीं, दुनिया की कई कंपनियों ने उनका लोहा माना। कम उम्र में ही रियो ने एक ऐसी कंपनी की स्थापना की जो मायो इलेक्ट्रिकल कृत्रिम हाथ बनाती है, जो भविष्य में दिव्यांगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। रियो ने अपना अगला लक्ष्य अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने का रखा है। मुझे उम्मीद है कि रोबोट का उपयोग एक दिन आपदा राहत या अंतरिक्ष उद्योग में किया जा सकता है। हम बहुउद्देशीय कार्य उपकरण विकसित करना चाहेंगे, जहां एक ही रोबोट उन साइटों पर कई कार्य कर सकता है जहां केवल सीमित संख्या में उपयोग किया जा सकता है। जापान में बहुत बड़ी संख्या में गुंडम के प्रशंसक हैं। गुंडम रोबोट सिर्फ एक उपकरण और औद्योगिक रोबोट नहीं है, बल्कि एक मनोरंजन उपकरण भी है। हमारी आधुनिक दुनिया में जहां हर कोई नव परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, वहां ऐसे स्टार्टअप्स नए आविष्कारों की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।